कहानी की शुरुआत होती है रसिया से, जहाँ एक सिपाही लकड़ काट रहा होता है। उसका साथी ट्रक में बैठा होता है। तभी वह सामने से एक जर्मन टैंक को आते देखता है। वह सिपाही भी टैंक को देख लेता है। अब वह ट्रक की तरफ भागता है। वह ट्रक को चालू कर टैंक की तरफ ले जाने लगता है। इसका साथी कहता है कि तुम पागल हो चुके हो क्या? पर इसे पता था कि टैंक को घूमने में समय लगेगा। अब ये लोग ट्रक को भगाते हुए टैंक को पार कर लेते हैं, पर खतरा भी टला नहीं था। वह अपने साथी को कहता है कि जब टैंक हमारी तरफ घूमेगा तब तुम 4 तक गिनती गिनना, और 4 गिनने पर वह ट्रक की दिशा बदल लेता है, जिससे टैंक का निशाना चूक जाता है। वो फिर से 4 गिनने को कहता है और एक बार फिर से ये टैंक को चकमा दे देते हैं और ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ रसिया रेजिमेंट देखते हैं, जो टैंक रेजिमेंट होते हैं। उनका कैप्टन हाई कमांड को बताता है कि इनके पास केवल एक ही टैंक बचा है और ना ही इनके पास कोई टैंक कमांडर है। इनके सारे आदमी मारे जा चुके हैं। तभी वो सिपाही यहाँ आता है जो ट्रक चला रहा था, जिसका नाम निकोलाई है, और ये एक टैंक कमांडर है। कैप्टन इन्हें अपने आखिरी क्रू के पास ले आता है। निकोलाई टीम को बताता है कि इन्हें एक गांव में जर्मन को रोकना है। इसके साथ ही पूछते हैं कि कितने जासूस होंगे वहाँ पे। निकोलाई कहता है कि उनके पास हथियार और टैंक भी हो सकते हैं। इसका साथी कहते हैं कि हम उनका सामना नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ही इसका मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि निकोलाई अभी नवा ही भर्ती हुआ है। निकोलाई कहता है कि मैं भले ही नवा हूँ, आज मेरा पहला दिन है, पर यह अपना मिशन जरूर पूरा करेगा। निकोलाई सबको कहता है कि हमें ऐसे नहीं डरना चाहिए। अगर हम जर्मन को नहीं रोकेंगे तो उन्हें कौन रोकेगा। यह सबको टैंक तैयार करने को कहता है कि तभी यहाँ सार्जेंट गाबुलिया आता है। इसे निकोलाई की मदद करने के लिए यहाँ भेजा गया है। निकोलाई और गाबुलिया दोनों डिसीजन लेते हैं कि ये गांव में कहाँ पोजीशन लेंगे। इनकी टीम टैंक को तैयार करने में लग जाती है। ये लोग रात के अंधेरे में निकलते हैं। अगली सुबह जर्मन के लोग गांव के पास पहुंच चुके होते हैं। उनका कमांडर टैंक को गांव की तरफ मोड़ने को कहता है। जर्मन के पास लगभग 8 से 10 टैंक थे। निकोलाई यहीं दूर छिपा होता है। वो अपने साथी को आर्मर लोड करने को कहता है और एक फायर में ही 2 जर्मन टैंक को उड़ा देता है। फायर करते ही जर्मन कमांडर को उसकी पोजीशन की पता चल जाती है। निकोलाई एक भूसे में छिपा होता है। निकोलाई टैंक को पीछे करने को कहता है और ये एक घर के पीछे छिप जाता है। जर्मन निकोलाई को ढूंढ रहे होते हैं कि तभी मौका पाकर निकोलाई एक और टैंक को उड़ा देता है। ये एक घर में छिप जाते हैं और सार्जेंट गाबुलिया पैदल सेना को रोकता है। निकोलाई घरों में छिपकर जर्मन के टैंकों को तबाह कर रहा था कि तभी जर्मन घर में बम फेंक देते हैं, क्योंकि निकोलाई की पोजीशन का उन्हें पता चल चुका था। निकोलाई अब टैंक को घर से बाहर निकालता है और एक और जर्मन टैंक को उड़ा देता है। जर्मन कमांडर अपने टैंक को एक बिल्डिंग में छिपा लेता है कि उसे तुरंत ही निकोलाई देख लेता है और फायर कर देता है। निकोलाई का एक साथी यहाँ मारा जाता है और सार्जेंट गाबुलिया भी यहाँ मारा जाता है। जर्मन को लग रहा था कि उन्होंने इनका टैंक बर्बाद कर दिया है कि तभी निकोलाई टैंक को पीछे करता है। यह देख जर्मन हैरान था, क्योंकि जर्मन ने इनके ऊपर आर्मर दागे थे और यहाँ निकोलाई एक जर्मन टैंक को उड़ा देता है। अब सिर्फ जर्मन कमांडर और निकोलाई ही बचा था। दोनों एक दूसरे पर फायर कर रहे थे, जिसमें जर्मन को एक गोली लग जाती है। निकोलाई घर में अब उनका वेट करने लगता है, लेकिन जर्मन तो दूसरी ओर से अपना टैंक निकोलाई के सामने ले आता है। इस बार जर्मन निकोलाई को चकमा दे दिया। जर्मन फायर करता है, मगर निकोलाई अभी भी जिंदा था। अब ये दोनों फिर से एक दूसरे पर फायर करते हैं और दोनों सिपाही अपने टैंक से बाहर आते हैं। ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं और जर्मन कमांडर निकोलाई को गोली मार देता है। उस घटना को लेकर 3 साल बीत चुके हैं। बंदी बनाए हुए सिपाही को ट्रेन से जर्मन लाया जाता है। यहाँ का बॉस कहता है कि जब तक हम चाहेंगे तब तक तुम जिंदा रहोगे और तुम सब वैसा ही करोगे जैसा तुमसे कहा जाए। कोई भी सवाल नहीं करेगा और जो ऑर्डर नहीं मानेगा वो मारा जाएगा। वो जमीन पर सभी लोगों को लेटने को कहता है। सभी लोग नीचे लेट जाते हैं, मगर एक को छोड़कर। बॉस पूछता है कि क्या तुम रशियन हो? यह कोई जवाब नहीं देता कि तभी एक सिपाही बताता है कि इसे रशियन टैंक मैन कहते हैं। इसका नाम किसी को भी नहीं पता और इसने कई बार जेल से भागने की कोशिश की है। दरअसल ये निकोलाई होता है और यह मरा नहीं होता, बल्कि जिंदा था। जर्मन ने इसे पकड़ लिया था। यहीं पे एक ट्रांसलेटर होती है। ट्रांसलेटर निकोलाई से कहती है कि अपना नाम और अपना रैंक बताओ, नहीं तो ये तुम्हें मार देंगे। पर निकोलाई इन्हें कुछ नहीं बताता। जर्मन बॉस जैसे ही निकोलाई पर गोली चलाता है, वैसे ही गन जाम हो जाती है। अब जर्मन निकोलाई को खूब मारते हैं और इसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं, फिर भी यह इन्हें कुछ नहीं बताता।
यहीं अब हम हिटलर को देखते हैं। कुछ साल पहले जिस जर्मन टैंक कमांडर से निकोलाई का सामना हुआ था, वो बंदा हिटलर से मिलने आया हुआ है, जिसका नाम क्लाउस होता है। क्लाउस हिटलर से कहता है कि रशियन टैंक कुछ समय बाद इनके बॉर्डर पर होंगे। क्लाउस एक न्यू टैंक रेजिमेंट तैयार करने को कहता है, जिससे वो रशियन टैंक को रोक सके। हिटलर क्लाउस को इसकी इजाज़त दे देता है। अब क्लाउस बंदे इकट्ठा करने के लिए वहीं पहुंच जाता है, जहां पहले से ही निकोलाई है। क्लाउस कैदियों के रिकॉर्ड देखता है, इसमें इसे निकोलाई भी दिखता है। क्लाउस उसे पहचान लेता है। क्लाउस एक ट्रांसलेटर लेकर निकोलाई के पास जाता है। ट्रांसलेटर का नाम अन्या होता है। निकोलाई क्लाउस को पुराने दिन याद दिलाता है। तब क्लाउस कहता है कि हम जब तक चाहेंगे तुम तब तक जिंदा रहोगे, पर क्लाउस कहता है कि मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ। तुम एक रशियन टैंक तैयार करोगे और मेरे सिपाहियों को बैटलफील्ड में दिखाओगे कि तुम क्या कर सकते हो, मगर तुम्हारे टैंक में गोला बारूद नहीं होगा। और अगर तुम मारे गए तो कम से कम तुम एक सिपाही की मौत मरोगे, और अगर तुम जिंदा बच गए तो सिपाहियों को ट्रेन करोगे। निकोलाई इसकी बात नहीं मानता। क्लाउस आन्या को मारने की धमकी देता है, क्योंकि आन्या भी एक रशियन है और ये इस कैंप में कैदी है। अब निकोलाई ऐसा करने के लिए मान जाता है। अगले दिन ये लोग टैंक वाले कैदियों को आगे खड़ा करते हैं। उनमें निकोलाई का पुराना टैंक ड्राइवर भी होता है, जिसका नाम स्टीफन होता है। अब यहाँ निकोलाई आता है और अपने पुराने तीनों साथियों को चुन लेता है, जिसमें इसका टैंक ड्राइवर भी होता है। अब इन्हें यहाँ T-34 टैंक को दिखाया जाता है। इस टैंक को ये लोग सीधा जंग के मैदान से लाए थे, जिसमें से बहुत ही बदबू आ रही थी। क्लाउस निकोलाई से कहता है कि तुम्हें टैंक मरम्मत करनी होगी। इसके लिए तुम्हारे पास केवल 7 दिन का समय है, उसके बाद तुम लोग युद्ध के मैदान में होगे। निकोलाई अपने बंदे को कहता है कि इन्हें इसी टैंक से जर्मन टैंक का सामना करना होगा, पर इनके पास गोला बारूद नहीं है। यह कहता है कि अगर कोई जाना चाहता है तो जा सकता है, पर ये लोग काम करने के लिए मान जाते हैं, क्योंकि ये लोग पुराने दोस्त होते हैं। अब ये लोग टैंक खोलते हैं। अंदर रशियन सोल्जर की बॉडी होती है। यहाँ निकोलाई को कुछ आर्मर भी मिलता है। वो क्लाउस को कहता है कि टैंक के अंदर सोल्जर की जो बॉडी है वह उन्हें दफनाना चाहता है। क्लाउस निकोलाई को इजाज़त दे देता है। वो अपने टीम की मदद से आर्मर को बॉडी में छिपाकर बाहर ले आते हैं और सोल्जर और आर्मर को कैंप के बाहर दफना देते हैं। ये लोग अब टैंक की मरम्मत करते हैं। निकोलाई यहाँ कैंप का नक्शा बनाता है और जर्मन से पीछा छुड़ाकर भागने का प्लानिंग तैयार करता है। यह कहता है कि हमारे पास 6 राउंड हैं और बॉर्डर यहाँ से 300 किलोमीटर दूर है। अगर हम कोशिश करेंगे तो 3 घंटे में बॉर्डर क्रॉस कर लेंगे। यह स्टीफन को टैंक मरम्मत करने को कहता है कि तभी आन्या निकोलाई को कहती है कि क्लाउस ने इसे बुलाया है। क्लाउस यहाँ इससे पूछता है कि टैंक का काम कैसा चल रहा है। निकोलाई कहता है कि 2 से 3 दिन में टैंक पूरी तरह तैयार हो जाएगा। अब निकोलाई टेबल पर पड़ा एक मैप देखता है, मगर क्लाउस मैप को अपने दराज में लॉक कर देता है। 2 दिन क्लाउस वर्क रूम में आता है। वो यहाँ टैंक को देखने आया है। वो निकोलाई को टैंक चला के एक डेमो देने को कहता है। निकोलाई अब अपने बंदों के साथ टैंक में आता है और जर्मन को दिखाता है कि T-34 टैंक क्या क्या कर सकता है। टैंक की फुर्ती देखकर क्लाउस काफ़ी खुश होता है। अब क्लाउस अपने आदमियों को ट्रेनिंग ग्राउंड से बाहर माइंस बिछाने को कहता है। यह बात आन्या सुन लेती है और सीधे जाकर निकोलाई को माइंस के बारे में बता देती है। आन्या जानती थी कि निकोलाई यहाँ से भागने की प्लानिंग कर रहा है। वो अभी निकोलाई के साथ भागना चाहती थी। तब निकोलाई आन्या से क्लाउस का वो मैप मांगता है। आन्या क्लाउस के ऑफिस की चाबी बनाने को लेकर चाबी का निशान दे देती है। अब ट्रेनिंग का दिन आ चुका है। क्लाउस अपने सोल्जर को मिशन के बारे में बताता है। यही निकोलाई अपने टीम को बताता है कि यहाँ माइंस बिछाई गई है और हमारा सामना होगा 3 टैंक से। हम मेन गेट से बाहर जाएंगे। अब यह दफनाए गए आर्मर को यहाँ से बाहर निकालते हैं और टैंक में लोड करते हैं। अब टेस्ट शुरू हो जाता है और जर्मन टैंक ग्राउंड की तरफ बढ़ते हैं। क्लाउस एक चेंबर में खड़ा होकर पूरे ग्राउंड को देख रहा था। यही आन्या क्लाउस के ऑफिस में घुसकर मैप चुरा लेती है। आन्या को कैंप से बाहर जाने की इजाज़त थी और इसका फायदा उठाकर आन्या कैंप से बाहर चली जाती है, क्योंकि एक ट्रांसलेटर थी। वहीं निकोलाई के बंदे ग्राउंड में जगह जगह पे आग लगा देते हैं, जिससे हर तरफ धुआं हो जाता है। जर्मन निकोलाई के टैंक को ढूंढ रहे होते हैं। निकोलाई अब टीम को जर्मन के ऊपर निशाना लगाने को कहता है और ये लोग एक जर्मन टैंक को उड़ा देते हैं। यह देख जर्मन ऑफिसर हैरान थे। वो सोच रहे थे कि इनके पास आर्मर आया तो आया कहाँ से। क्लाउस अपने बचे हुए 2 टैंकों को चौकन्ना रहने को कहता है और निकोलाई को ढूंढने लगता है। इधर निकोलाई सभी को चकमा देकर क्लाउस की तरफ पहुंचता है कि तभी क्लाउस इसे देख लेता है और धमाका होने से पहले ही क्लाउस चेंबर को खाली कर देता है। अब निकोलाई टैंक को मेन गेट की ओर ले जाता है
और स्टीफन रास्ते में खड़ी गाड़ियों को कुचल देता है। जर्मन सिपाही ग्रेनेड फेंककर इन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, पर यह कैंप से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं और क्लाउस देखते ही रह जाता है। अब हम आन्या को देखते हैं। यह कैंप से भागकर रास्ते में बस स्टैंड पे बस का इंतजार कर रही होती है कि तभी यहाँ टैंक आता है। अब इनके पास क्लाउस का मैप था और भागने के लिए एक टैंक भी। आन्या भी इनके साथ चली जाती है। वहीं क्लाउस 50 किलोमीटर के दायरे में सभी रास्ते को बंद कर देता है और निकोलाई यहाँ से आगे जाने को रास्ता ढूंढता है। इनका फ्यूल भी खत्म होने वाला था। निकोलाई कहता है कि 20 किलोमीटर दूर एक शहर आने वाला है, इन्हें वहाँ फ्यूल मिल जाएगा। वहीं जर्मन कैंप में खलबली मच गई थी। सोल्जर को इनके पीछे भेजा जा रहा था। इधर निकोलाई उस टाउन में पहुंच जाता है। जर्मन जब इस टैंक को देखते हैं अपने शहर में तो उनकी हालत ख़राब हो जाती है। निकोलाई 5 मिनट में खाना जमा करने को कहता है। कोई सब्जी ले रहा था तो कोई वाइन पी रहा था। अब ये लोग कपड़े बदल के आगे बढ़ते हैं। वो ज़्यादा भूखे थे तो कच्ची सब्जियां खाने लगते हैं कि तभी इनके ऊपर एक फायर होता है, पर ये बच जाते हैं। मगर आगे जर्मन थे। अब ये लोग जंगल के रास्ते से बढ़ने लगते हैं। इधर क्लाउस को उनकी लोकेशन का पता चल गया था। क्लाउस को पता था कि उनका टैंक जंगल में चलते चलते आगे चल के ओवरहीट हो जाएगा और उन्हें कहीं रुकना पड़ेगा। स्टीफन निकोलाई से कहता है कि अगर हम ऐसे ही लगातार चलते रहें तो टैंक ओवरहीट हो जाएगा, पर निकोलाई कहता है कि हमें जल्द से जल्द उस पहाड़ी तक पहुंचना होगा ताकि हम रात वहीं बिता सके। वहीं क्लाउस प्लेन से उनके ऊपर नज़र रख रहा था। क्लाउस टैंक का निशान देखकर समझ जाता है कि निकोलाई पहाड़ों की तरफ जा रहा है। वहीं कुछ दूर जाके ये लोग टैंक रोक देते हैं और रात यहीं बिताते हैं। अब ये लोग यहाँ नहा धो के फ्रेश होते हैं। दूसरी ओर क्लाउस जर्मन सैनिकों के कैंप पहुँचता है। इधर निकोलाई कहता है कि रात के समय टैंक को पानी में डुबो के इन्हें अलग अलग बढ़ना चाहिए, लेकिन स्टीफन टैंक को यहाँ छोड़ना नहीं चाहता। अब निकोलाई कहता है कि ठीक है, हम सवेरा होते ही मंजिल की ओर निकल जाएंगे। जर्मन टैंक रात में ही आगे बढ़ रहे थे। तभी निकोलाई को टैंक की आवाज़ सुनाई देती है। वो कहता है कि जर्मन आ रहे हैं और हो सकता है सवेरे तक रास्ता बंद कर दें, तो हमें अभी निकलना होगा। आगे ज़्यादा खतरा था तो ये आन्या को साथ ले जाने को मना कर देते हैं। ये कहते हैं कि आगे एक गांव है और तुम वहां हमारा इंतजार करना। अगर हम कल रात तक वहां नहीं पहुंचे तो तुम चली जाना। आगे रास्ते में इन्हें कुछ ठीक नहीं लगता। ये समझ जाते हैं कि यहाँ जर्मन ने हमारे लिए ट्रैप लगा रखा है। अब ये लोग साइड वाले रास्ते से जाने लगते हैं। आगे क्लाउस इनका इंतजार कर रहा था। क्लाउस भी अपने टैंक को घास में छिपा रखा था, पर निकोलाई इसे देख लेता है और तुरंत टैंक रोकने को कहता है, जिससे क्लाउस का निशाना चूक जाता है। स्टीफन टैंक को नीचे की ओर ले जाता है, लेकिन इनके पीछे एक और टैंक था। मौका पाकर ये लोग टैंक के नीचे फायर करते हैं, जो जमीन से टकराकर सीधे जर्मन टैंक को लगता है और टैंक वहीं पे तबाह हो जाता है। निकोलाई रास्ता देखने के लिए टैंक के ऊपर आता है। वह देखता है कि यहाँ तो 3 रास्ते हैं और तीनों रास्ते पे जर्मन टैंक थे। वो कहता है कि हम फंस चुके हैं, हमें उनका ध्यान भटकाना होगा। अब रात के अंधेरे में इनका एक साथी जर्मन टैंक की तरफ बढ़ता है और टैंक में बम डाल देता है। तभी एक जर्मन सिपाही उसे गोली मार देता है, पर यह जिंदा था, केवल घायल हुआ था। तभी स्टीफन टैंक लेकर आगे बढ़ता है। जर्मन फायर करते हैं, लेकिन वे बच जाते हैं और सामने की दीवार तोड़कर आगे निकल जाते हैं। मगर आगे जाके इनके सामने एक और दीवार आ जाती है। जैसे ही वे दूसरा दीवार तोड़ते हैं, वैसे ही आगे एक जर्मन टैंक खड़ा होता है, मगर निकोलाई उससे पहले ही फायर कर देता है और जर्मन टैंक बर्बाद हो जाता है। धमाके की आवाज़ आन्या को जंगल में सुनाई दे रही थी। अब क्लाउस भी यहाँ आ गया था। अब निकोलाई और क्लाउस दोनों एक दूसरे पर निशाना लगाते हैं और फायर कर देते हैं। इनके टैंक का आर्मर आपस में टकराते हैं। अब क्लाउस टैंक से बाहर आता है और निकोलाई को ख़त्म करना चाहता है। निकोलाई कहता है कि बस 5 मिनट मुझे दे दे। अब निकोलाई कहता है कि हमारे पास केवल एक ही राउंड बचा है, हमें अपने टैंक को उसके टैंक के ज़्यादा करीब ले जाना होगा। इसके बाद दोनों टैंक एक ब्रिज पर आमने सामने होते हैं। निकोलाई आगे बढ़ता है, क्लाउस उन पर फायर करता है और अब निकोलाई स्टीफन से आखिरी समय में टैंक को मोड़ने को कहता है, जिससे ज़्यादा नुकसान नहीं होता। आखिर में क्लाउस टैंक के टायर पर निशाना लगाता है और निकोलाई टैंक के बीचों बीच, और दोनों फायर कर देते हैं। अब निकोलाई क्लाउस के टैंक को धक्का मारने को कहता है। अब दोनों टैंक आपस में टकरा जाते हैं। इसके बाद निकोलाई गन लेकर बाहर निकलता है। निकोलाई गन पॉइंट कर ही लेता है क्लाउस की तरफ, पर क्लाउस का टैंक कभी भी नीचे गिर सकता था। क्लाउस अपना हाथ निकोलाई की तरफ बढ़ाता है। निकोलाई उसे बचाने के लिए क्लाउस से हाथ मिलाता है, पर यह हाथ मिला के छोड़ देता है।
और क्लाउस नीचे गिर जाता है। और आखिर इतनी मेहनत करने के बाद ये लोग अपने मुल्क पहुंच ही जाते हैं। और इसी के साथ यह कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। यह कहानी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपना ख्याल रखें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।